हाँ, संबंध तत्व के भेद हम देख रहे थे। संबंध तत्व के प्रकार में हमने चौथा जो प्रकार है वह देख रहे थे, आंतरिक परिवर्तन। शब्द और धातुओं में कुछ परिवर्तन कर देने से जो अंतर आ जाता है, और इसी के कारण भाषा वैज्ञानिकों ने इसी आंतरिक परिवर्तन के कारण इसको स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन तथा स्वर व्यंजन परिवर्तन जैसे 3 भागों में बांटना चाहा है। प्रथम केवल स्वर परिवर्तन, प्रथम उप प्रकार जो है इसका, केवल स्वर परिवर्तन से कभी कभी जो है वह संबंध तत्व जो है वह प्रकट किया जाता है, या स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन भी लाया जाता है। ऐसे परिवर्तन को ही स्वर परिवर्तन कहते हैं। उदाहरणार्थ, मामा से मामी, चाचा से चाची तथा दादा से दादी, नाना से नानी, इन शब्दों में आ स्वर में परिवर्तन करके ई स्वर को रखकर अर्थ में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि हम जब इन शब्दों को उच्चारण करते हैं तो जो आ स्वर है उसको ई स्वर में परिवर्तन कर दिया गया। यानी कि मामा जो के अंत में आ स्वर आता है, तो उसमें मामी शब्द उच्चारण करते समय उसमें ई स्वर जो है वह परिवर्तन कर दिया गया। उसी प्रकार चाचा से चाची, नाना से नानी, दादा से दादी, इन शब्दों में स्वर परिवर्तन करने के ऊपर कारण इसमें यह जो परिवर्तन है उसमें परिवर्तन करने के कारण अर्थ में परिवर्तन किया गया है। दूसरा, व्यंजन परिवर्तन। कभी कभी शब्दों में केवल किसी व्यंजन में परिवर्तन करके भी अर्थ में भेद किया जा सकता है, यानी कि अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है। तब वहाँ पर व्यंजन परिवर्तन संबंध तत्व काम करता है। जैसे सेंट शब्द से सेंट शब्द हो गया। इस शब्द में डी शब्द व्यंजन के जगह पर टी व्यंजन लगाकर अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि सेंट शब्द जो है उसका अर्थ होता है भेजा गया, या सेंट शब्द जो है उसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो डी शब्द की जगह पर टी व्यंजन लगाकर अर्थ में परिवर्तन किया गया। भेजना से भेजा, इस प्रकार परिवर्तित शब्द सामने आया है। तीसरा जो है वह है स्वर व्यंजन परिवर्तन। कभी कभी शब्द में स्वर तथा व्यंजन दोनों से बदल देने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और जैसे जाना से गया, बोलना से कहना, करना से किया तथा गो से वेंट, इस प्रकार शब्दों के बदल देने से उसमें अर्थ शब्द स्वर और व्यंजन दोनों को बदल देने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इस प्रकार गो से वेंट जैसे परिवर्तन जो है वह किए जाते हैं। इस प्रकार स्वर और व्यंजनों के परिवर्तन के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए संबंध तत्व के प्रकारों में यह प्रकार भी आंतरिक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। और आंतरिक परिवर्तन के जो उप प्रकार है,
स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन तथा स्वर व्यंजन परिवर्तन, इनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगला प्रकार है पांचवा संबंध तत्वों के प्रकारों में ध्वनि द्विरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति, डुप्लीकेटिंग कहा जाता है उसको। अनेक भाषाओं में किसी शब्दों को या ध्वनि को बार बार प्रयुक्त आवृत्ति करने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि ऐसे किसी भी भाषा में ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है या उनकी बार बार आवृत्ति होती है, तो उसी कारण उस शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। जब वह ध्वनि निवृत्ति संबंध तत्व काम करता है। संस्कृत भाषा में धातु से द्विवृत्ति करने से अर्थ में विशेष परिवर्तन आता है। जैसे दृश्य से देखना, यह शब्द बन गया। दर्द से देखा, पढ़ से पढ़ना, पपाड़ से पढ़ा, लिख से लिखना। इस प्रकार जो है वह द्विवृत्ति करने के कारण अर्थ में परिवर्तन हुआ है। आदि शब्दों में प्रथम ध्वनि के द्विवृत्ति से अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। दक्षिण मेक्सिको में एक भाषा है तोजोलबल। इस भाषा में अन्य द्विवृत्ति की प्रवृत्ति अंत्य, यानी कि अंत्य द्विवृत्ति की प्रवृत्ति अधिकतर दिखाई देती है। संस्कृत एवं ग्रीक भाषाओं में भी इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। लंका की एक बोली का एक उदाहरण है मनाओ या चाहना, और मनाओ नाव वे चाहते हैं। इस प्रकार उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अफ्रीका की एक भाषा से एक उदाहरण है इरिक। इरिक का अर्थ है चलना, तथा इरिक उसका अर्थ है वह चलता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में भी शब्दों की द्विवृत्ति की प्रवृत्ति जो है ध्वनि की, वह दिखाई देती है। यानी कि हिंदी में भी ऐसे कई शब्द है जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, उसी कारण ध्वनि में परिवर्तन दिखाई देता है। हिंदी में रातों रात, दिनों दिन, चलते चलते, गिरते गिरते, फिरते फिरते, ऐसे अनेक उदाहरण है जिसका प्रयोग हिंदी में बार बार या पुनरावृत्ति होते हुए दिखाई देती है। आदि अनेक प्रयोग जो है ऐसे ही है, यानी कि ध्वनियों की द्विवृत्ति के यह महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। अगला संबंध तत्वों के अगले प्रकारों में आगम है। आगम का अर्थ योग होता है। मूल शब्द में कुछ जोड़कर नया पद बनाने की प्रथा व्यापक रूप में देखी जाती है या व्यापक रूप में मिलती है। ऐसे में भारतीय विद्वानों ने योग के रूप को देखकर उसे तीन प्रकारों में बांटना चाहा है। यानी कि आगम जो है उसको भारतीय विद्वानों ने तीन प्रकारों में बांटा है, जिसमें अधियोग, मध्य योग और अंत योग का समावेश है। इन तीनों का क्रमशः उपसर्ग, मध्य सर्ग या अंतसर्ग भी कहा जाता है। यानी कि योग को सर्ग भी कहा जाता है। उसको उपसर्ग, मध्य सर्ग तथा अंतसर्ग के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। उसका वर्णन इस प्रकार से है। प्रथम अधियोग या उपसर्ग। संसार के अनेक भाषाओं में कुछ शब्द जो है वह ऐसे पाए जाते हैं कि जो शब्द आगे आकर अर्थ में परिवर्तन लाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि
ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दों को उपसर्ग भी कहा जाता है। प्र से परा, अप जैसे अनेक उपसर्ग कहलाते हैं। हार, इस शब्द को उपसर्ग लगाकर कई नए शब्दों का निर्माण जो है वह निर्माण कर उनके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे विहार, संहार, प्रहार, आहार, परिहार, उपहार आदि आदि। ठीक इसी प्रकार के देशज शब्द जो है, देशज शब्द में भी कई प्रकार के उपसर्ग लगाकर उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे प्रदेश, स्वदेश, संदेश, अनुदेश, निर्देश, आदेश, विदेश, उपदेश, धनादेश आदि कई प्रकार के शब्द जो है वह बनाए जाते हैं। इस प्रकार दूसरा जो है वह आगम के अंतर्गत दूसरा प्रकार वह है मध्यसर्ग। संस्कृत भाषा में मध्यसर्ग के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जो शब्द या सर्ग किसी शब्द के बीच में आकर अर्थ परिवर्तन लाते हैं, ऐसे सर्गों को मध्यसर्ग कहा जाता है। हिंदी भाषा में पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, करना से करवाना आदि प्रेरणार्थक क्रिया संपन्न होती है। संस्कृत में भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे दल का अर्थ मारना है, परंतु दल में दोनों के मध्य प लगाने से अर्थ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात दपल शब्द का अर्थ परस्पर मारना बनता है। उसी तरह मंजी का मुख्य अर्थ जो है वह मुखिया होता है, परंतु इस शब्द के बीच में प लगाने से ममपजी शब्द बनता है और उसका अर्थ मुखिय लोग हो जाता है। इस प्रकार मध्य स्वर बदलने से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस आगम के अंतर्गत इस उप प्रकार को भी महत्वपूर्ण स्थान गया। तथा तीसरा जो है वह अंतसर्ग। जब किसी शब्द में अंत में कोई सर्ग आता है और अर्थ में परिवर्तन करता है तो ऐसे सर्ग को अंतसर्ग कहा जाता है या प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का प्रयोग भाषा में सबसे अधिक होता हुआ दिखाई देता है। संस्कृत भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेष नाम, विशेषण और क्रिया के रूपों को बनाने के लिए प्राय प्रत्यय का प्रयोग अधिक मात्रा में या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देव शब्द में प्रत्यय लगाकर देवम, देवेन, देवश, देवांत आदि शब्द बनाए जाते हैं। तथा अंग्रेजी भाषा में ईडी लगाकर कई शब्दों की निर्मिति की जाती है। उदाहरणार्थ आस्क्ड, टॉक्ड, वॉक्ड आदि शब्द जो है उसमें ईडी लगाकर उसमें कई शब्दों की निर्मिति की गई है, उसी को दिखाया गया है। इस प्रकार आगम जो है वह संबंध तत्वों के प्रकारों में पांचवा प्रकार माना है। उसके उपरांत ध्वनि गुण। ध्वनि गुण जो है वह संबंध तत्व के प्रकारों में महत्वपूर्ण माना जाता है।
कभी कभी मात्रा, सुर और बलाघात के कारण भी संबंध तत्व कभी कभी मात्रा, सुर तथा बलाघात आदि भी संबंध तत्व का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। सुर के उदाहरण अधिकतर चीनी और अफ्रीकी भाषा में पाए जाते हैं। अफ्रीकी में मूलतः निवृत्त शब्द को एक सुर में कहा जाए तो अर्थ होता है मैं मार डालूंगा, और इस शब्द में त स्वर को अगर अधिक उच्च किया जाए तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि मैं नहीं मारूंगा। इस प्रकार से बलाघात के कारण अर्थ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी में भी भाषा में बलाघात और तथा सुर भी संबंध तत्व कार्य करते हैं। वे प्रयोग मात्रा, सुर और बलाघात इन तीनों रूपों में पाए जाते हैं, वो हिंदी में भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे हिंदी में करना से कराना, मात्रा के कारण हिंदी में किस प्रकार से शब्द परिवर्तन होते हैं वो हम देखते हैं। हिंदी में करना से कराना, बचना से बचाना, मारना से मरना से मारना तथा हराना से हारना, यह शब्द जो है वह मात्रा के कारण उसमें अर्थ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। मात्रा के दीर्घ से ह्रस्व तथा ह्रस्व से दीर्घ हो जाने से यह सभी शब्दों में अर्थ बदल गए हैं। इसलिए ध्वनि गुण भी संबंध तत्वों के प्रकारों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार संबंध तत्वों के प्रकार जो है वह देखे